फ्रेंड्स, आज का ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसमें हमारी फीमेल लीड को अचानक पता चल जाता है कि वो एक नॉवेल वर्ल्ड में फंसी हुई है। यहाँ तक जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो पूरी तरह नॉवेल की स्टोरी लाइन के मुताबिक था, लेकिन अब वो फैसला लेती है कि वो इस स्क्रिप्ट को तोड़ देगी, खुद अपनी डेस्टिनी लिखेगी। वो जानबूझकर ऐसे कदम उठाएगी जो उसकी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर दे। हमारी फीमेल लीड की फैमिली उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो हमारे मेल लीड को एक साधारण मेल मॉडल समझती है, लेकिन असल में हमारा मेल लीड शहर की सबसे अमीर और ताकतवर फैमिली का वारिस है। वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक शेर जैसा प्रिंस चार्मिंग है। एक रात उसके साथ बिताने के बाद वो उससे पूरी तरह दीवाना हो जाएगा, और फीमेल लीड बदला लेने के लिए उसका कैसे इस्तेमाल करेगी, ये जानने के लिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमारी हीरोइन यूरी की धमाकेदार एंट्री होती है। वो अपने फियांसे फेंग को ये खुशखबरी देने आती है कि अब वो ब्लाइंडनेस से मुक्त हो चुकी है, उसे सब साफ दिखाई देने लगा है। वो क्लब में पहुंचती है फेंग को बताने, लेकिन वहाँ का सीन देखकर दंग रह जाती है। फेंग अपनी मिस्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहा होता है। उसके दोस्त पूछते हैं, ये कौन लड़की है तेरी बाहों में? ये तो यूरी नहीं लग रही जो तेरी फियांसी थी, वो कहाँ गायब हो गई? फेंग हंसते हुए दोस्तों को खुलकर बता देता है, यूरी से शादी कौन करेगा भाई? उसके साथ फियांसे बनकर ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो तो बस घर सजाने के काम की है, वरना कुछ खास नहीं। मैं उससे कभी प्यार करता ही नहीं था। उसकी फैमिली के साथ तो बस एक बिजनेस डील है। उन्हें भी उसकी कोई परवाह नहीं, बस मेरे पैसे से मतलब है। जो थोड़े बहुत पैसे दूं वो खुश, मेरा तो काम चल जाता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि उसके साथ क्या होता है। ये सारी बातें यूरी चुपके से सुन लेती है। उसका दिल टुकड़ों में बंट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे याद आता है 5 साल पहले का वो भयानक हादसा, जब मॉम के साथ दुर्घटना हुई थी। उसी की वजह से वो ब्लाइंड हो गई थी और स्टेप फैमिली ने उसे इसी बेकार लड़के से बांध दिया। बेचारी का दिल तो टूट ही गया। वो वहाँ से निकलने लगती है, मन ही मन सोचती है कि ये सब क्या माजरा है, लेकिन तभी अचानक उसे ऑडियंस की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। साथ ही स्क्रीन पर उनके कमेंट्स भी दिखने लगते हैं। यूरी हैरान हो जाती है, समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। फिर उन कमेंट्स से उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि वो खुद एक नॉवेल की कैरेक्टर है और ये पूरा वर्ल्ड नॉवेल का ही है। उधर फेंग अपनी लवर को किस करने लगता है और यूरी ये सब देख लेती है। मन ही मन सोचती है, जब मैं 18 साल की थी तो माउंटेन पर मेरा किडनैप हो गया था। तुमने ना मुझे बचाया ना हेल्प की, भाग खड़े हुए, और रोहन फैमिली ने मुझे रेस्क्यू किया। फिर इन्होंने मुझे इसी गधे से एंगेज करवा दिया। 5 साल तक मैंने इसकी सेवा की, और अब जब ये अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो अंदर से कितना काला निकला। मैं भी ना एक बेरहम इंसान से उम्मीदें लगाए बैठी रही। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी फिर से ऑडियंस की आवाज गूंजती है, ये फेंक कितना गंदा है, यूरी को इससे पीछा छुड़ाना चाहिए। ये इसके लायक ही नहीं, इसे तो एक सच्चा अच्छा लड़का मिलना चाहिए। ये सुनकर यूरी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। उसे कंफर्म हो जाता है कि वो एक नॉवेल वर्ल्ड में जी रही है। अचानक ऑडियंस चेतावनी देती है, यूरी के साथ बुरा होने वाला है, किसी ने उसे ड्रग्स दे दिया है, जल्दी यहाँ से भागो वरना कुछ गलत हो जाएगा। यूरी घबरा जाती है। वो तुरंत अपने ब्रदर को फोन मिलाती है, भाई प्लीज यहाँ आ जाओ, मुझे ले जाओ, मेरी हालत खराब हो रही है। लेकिन ब्रदर कहता है, मैं अपनी असली सिस्टर के साथ डिनर पर हूँ, तेरे लिए टाइम ही नहीं, खुद संभाल ले। ये कहकर कॉल काट देता है। यूरी खुद को सहारा देकर क्लब से बाहर निकलने लगती है। तभी एक मैडम वहाँ किसी आदमी से बात कर रही होती है, तुम्हें ये काम करना है, पैसे की चिंता मत करो, जो मांगोगे वो दूंगी। वो आदमी हमारा हीरो है, बेहद हैंडसम धमाकेदार लुक वाला। उसकी एंट्री देखकर यूरी स्तब्ध रह जाती है। वो उसे एक मेल मॉडल समझ लेती है। हीरो बोलता है, मैं बहुत महंगा हूँ, तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगी। मैडम कहती है, पैसे का टेंशन न लो, मुंह मांगी कीमत दूंगी। तभी नॉवेल वर्ल्ड की ऑडियंस चहकने लगती है, वाह ये तो किसी स्कूल बॉय सा क्यूट और हैंडसम है, और ऊपर से फेंग का रूममेट भी। यूरी हैरान हो जाती है, अरे ये फेंग का रूममेट है, लेकिन मैंने तो इसे आज तक देखा ही नहीं। हाँ, ये शायद कभी बाहर घूमने फिरने नहीं निकलता, क्लब या पार्टी से कोसों दूर रहता है, इसलिए इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन अभी तो मुझे इसी के पास जाना पड़ेगा ताकि मेरा काम बन जाए। यूरी को नशा चढ़ चुका था, उसकी हालत पतली हो रही थी। मन में ठान लिया, इस बार नॉवेल की स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलूंगी, अपने फैसले खुद लूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर क्यू का असिस्टेंट बोलता है, ओ लेडी, यंग मास्टर को थोड़ा वक्त दो, ये तो उनका पहला मौका है।
पहले तो उन्होंने किसी लड़की को करीब आने भी नहीं दिया, लेकिन तभी उस लेडी को फोन आ जाता है। वो चली जाती है। उसी पल यूरी ऊंचे हील्स में लड़खड़ा जाती है। गिरते गिरते मिस्टर क्यू के चेहरे को छू लेती है। बोली, मैं बहुत अमीर हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहोगे? जितने पैसे मांगो दूंगी। मिस्टर क्यू उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है और पूछता है, 1 नाइट के लिए कितने दोगी? यूरी पहले डर जाती है, फिर हिम्मत जुटाकर कहती है, 10,000 काफी। ये सब मिस्टर क्यू का असिस्टेंट दूर से देख रहा होता है। मन ही मन सोचता है, ये कौन सी लड़की है जो कैपिटल सर्कल के प्रिंस को सस्ते मेल मॉडल की तरह नेगोशिएट कर रही है, जो रात के लिए सर्विस मांग रही है। यहाँ खुलासा होता है कि हमारा हैंडसम हीरो बेहद अमीर खानदान का है। वो लेडी असल में उसकी आंटी थी, जो चाहती थी कि कोई लड़की मिस्टर क्यू की जिंदगी में आ आए और उसे प्यार करे। मिस्टर क्यू यूरी की बात मान लेता है। ठीक है, चलो। असिस्टेंट ये सुनकर दंग रह जाता है। यूरी सोचती है, ये इतनी आसानी से मान गया? मिस्टर क्यू अपनी आंटी से कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन यूरी को ये नहीं बताता कि वो उसकी आंटी है, बस लेडी बोलकर टाल देता है। आंटी बेहद खुश हो जाती है। तुम दोनों को देखकर लग रहा है जैसे तुम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हो। फिर आंटी यूरी को $500,000 का कार्ड देती है। मिस्टर क्यू उसे पकड़कर ले जाने लगता है। आंटी बोलती है, अब मेरा हस्बैंड तो घर आता ही नहीं, मैं अकेली पड़ गई हूँ। अच्छा है, मुझे पता चल गया कि ये मिस्टर क्यू की गर्लफ्रेंड है। अब मुझे उसको ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तभी नॉवेल की ऑडियंस चिल्लाती है, यूरी खुद को इस क्यूट स्कूल बॉय को सौंप रही है, ये तो कॉलेज में टॉपर है। दोनों रोमांस की दुनिया में डूबने लगते हैं। मिस्टर क्यू पूछता है, क्या मैं टॉप लेवल का रोमांस करूं? यूरी कहती है, नहीं नहीं, कुछ ऐसा वैसा मत करना, बस सोना है, कुछ और नहीं। मिस्टर क्यू हंसता है, मैं वेजिटेरियन टाइप हूँ, सिर्फ सोता हूँ, लेकिन पहले एक किस तो करो। तभी ऑडियंस फिर बोलती है, शू भले गरीब लगे, लेकिन कितना हैंडसम है। यूरी, अगर तुम्हें इसके साथ रोमांस नहीं करना तो हमें करने दो। काश हमें इसके साथ नाइट स्पेंड का चांस मिले। यूरी खुद को रोक नहीं पाती, मिस्टर क्यू को बेड पर धकेल देती है और उसके करीब सरकने लगती है। वो बोलता है, तुम मेरी फर्स्ट कस्टमर हो, तो मैं पूरी तरह क्लीन हूँ। यूरी उसे किस कर लेती है, बेड पर खींच लेती है और फुसफुसाती है, ये रात बेहद रोमांटिक होगी। लेकिन मिस्टर क्यू उल्टा उसके ऊपर चढ़ जाता है। मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। अपनी शर्ट उतार फेंकता है, उसे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। आखिरकार वो रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह मिस्टर क्यू शावर ले रहा होता है। यूरी की आंख खुलती है, अपनी कंडीशन देखती है और पैसे रखकर चुपके से निकल जाती है। इधर सियांग, यूरी की खतरनाक दुश्मन जिसने उसे नशा दिया था, अपना प्लान फेल देखकर तिलमिला उठती है। वो यूरी को बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन नाकाम रही। गुस्से में चिल्लाती है, इस बार बच गई तो क्या, अगली बार मुझसे नहीं बचेगी। उधर मिस्टर क्यू अपने असिस्टेंट को फोन करता है, उस लड़की की पूरी डिटेल्स निकालो जो कल रात मेरे साथ थी, पैसे देकर भाग गई, बेवकूफ लड़की, मेरे साथ रोमांस करके चली गई। दूसरी तरफ यूरी की फैमिली और स्टेप सिस्टर को पता चलता है कि मिस्टर क्यू की फैमिली इस पूरे वर्ल्ड की सबसे रिच है। वहाँ से पार्टी का इन्विटेशन आया है। स्टेप सिस्टर कहती है, मैं तो आपकी अपनी बेटी हूँ, इसलिए ये मौका मुझे मिलना चाहिए। यूरी वहाँ जाएगी ही नहीं। यूरी के डैड बोलते हैं, बिल्कुल सही, वो तो बस गाँव की लड़की है, तेरे आगे खड़ी होने लायक भी नहीं। वो कार एक्सीडेंट ना होता तो फेंक भी इसके साथ एंगेज ना करता। इसकी शादी तो फिक्स हो चुकी है, हमें इस जंगली को घर लाना ही नहीं चाहिए था। ये सब यूरी चुपके से सुन लेती है। उसके पीठ पीछे फैमिली के ये बोल सुनकर उसका खून खौल उठता है। सियांग गुस्से में पूछती है, तुम इतनी देर से क्यों लौटी और ये तुम्हारी गर्दन पर ये निशान क्या है? यूरी झट से हाथ रखकर छिपाने की कोशिश करती है। तभी उसके पापा गुस्से से भरे हाथ उठाते हैं थप्पड़ मारने को, लेकिन यूरी हट जाती है। बैलेंस बिगड़ने से पापा गिर पड़ते हैं। यूरी हंसते हुए कहती है, डैडी तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? उसी वक्त उसका भाई बोल पड़ता है, अगर तेरी इन हरकतों के बारे में फेंक को पता चला तो वो शादी तोड़ देगा। तेरी माँ ने तुझे पाला पोसा है ना, उसका क्या होगा? यूरी तपाक से जवाब देती है, मैं तो फेंक के साथ ही थी। सियांग हैरान हो जाती है, ये कैसे पॉसिबल है? भाई तेरे बारे में चेक करेगा, पता चल जाएगा कि तू किसी और के साथ घूम रही थी, फिर झूठ क्यों बोल रही हो? यूरी जिद पर अड़ी रहती है, कुछ नहीं ऐसा जो तुम बक रही हो, मैं उसी के साथ थी। उसकी सौतेली बहन बोलती है, ठीक है, मैं फेंक से खुद पूछ लूंगी। यूरी घबरा जाती है, अभी मत करना, वो थक गया है, कल बात कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। सियांग का चेहरा लटक जाता है। यह सब सुनकर मूड खराब हो जाता है। इधर यूरी अपने कमरे में पहुँचती है। कल रात की यादें ताजा हो जाती हैं। वो आईने में गर्दन देखती है जहाँ लव बाइट्स के निशान चमक रहे हैं। मुस्कुराते हुए बुदबुदाती है, वो तो कमाल का जंगली था, लगता है रात भर मुझे चबा ही डाला। अचानक फोन बजता है। यूरी का मैसेज आता है, जिसे तू ढूंढ रही है उसके बारे में क्लू मिल गया, कैफे आजा, बताता हूँ। तभी फ्लैशबैक दिखता है। यूरी की सौतेली माँ धमकाती है, जिस
माँ ने तुझे पाला, उसके इलाज के पैसे भी मैं नहीं दूंगी। मेरी बात मानो, वरना जो कहूंगी वही करना पड़ेगा। यूरी आंखों में आग लिए कहती है, एक दिन अपनी असली माँ को जरूर ढूंढ लूंगी, तब ये फैमिली मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये जल्द होगा। फिर यूरी की फ्रेंड कॉल करती है, तेरे लिए पार्ट टाइम जॉब है, ऑनलाइन चैट करना होगा, वो तेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। यूरी पूछती है, कितने पैसे मिलेंगे? फ्रेंड हंसती है, बहुत सारे, बस पार्ट टाइम कर, मैं बिजी हूँ। पैसे का लालच देख यूरी मान जाती है, ठीक है कर लूंगी, मेरा फायदा ही तो है, बस एआई से बात करनी है, आसान। फ्रेंड आगे बताती है, उस एआई के साथ तेरा वन नाइट स्टैंड भी हो चुका है, वैसा ही प्रिटेंड करके बात करना ताकि कन्विंस हो जाए। फोटो भेजती है। यूरी फोटो देखते ही मिस्टर क्यू की याद आ जाती है, दिल धक धक करने लगता है। सोचती है, ये क्या, अचानक उस आदमी की याद क्यों? कुछ समझ नहीं आता। खुद को संभालती है, बस एआई की गर्लफ्रेंड बननी है, ऑनलाइन रहेगा, कुछ रिस्क नहीं, कर लूंगी। यूरी मैसेज भेजती है अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को, कल रात अच्छे से सोए ना, दिन कैसा बीता। वो एआई बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, मिस्टर क्यू ही है। यूरी को कुछ पता नहीं, लेकिन मिस्टर क्यू सब जानता है। हंसते हुए सोचता है, अच्छा ये पूछ रही है कि रात सोया कि नहीं। रिप्लाई करता है, भागने की क्या जरूरत थी, पहले तो मेरे साथ पूरी रात बिताई, फिर चुपके से निकल गई। यूरी चौंक जाती है, ये कैसे जान गया कि कल रात कहाँ थी? कोइंसिडेंस? नहीं, इसे कुछ तो पता है। बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। फेंग का कॉल आता है, कहाँ हो, क्या कर रही हो? यूरी कहती है, यहाँ आ जाओ ना लेने, बारिश हो रही है, कार भी नहीं है। फेंग चिढ़कर बोलता है, खुद कुछ कर नहीं सकती? उधर वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ मजे ले रहा होता है। यूरी सब सुन लेती है, दिल टूट जाता है, फोन काट फेंकती है। तभी नरेशन सुनाई देती है, यूरी पागल है, उसी के पीछे पड़ी है जो जरा भाव नहीं देता, खुद के बारे में सोचे, यहाँ से भाग जाए। आगे स्टोरी में पता चलता है कि यूरी के साथ कोई बड़ा हादसा होने वाला है, उसे बचाने फेंग आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा। यूरी को खुद ही जूझना पड़ेगा। अब आगे क्या होता है देखना पड़ेगा। यूरी सब सुन लेती है, गुस्सा आ जाता है, सामान पैक करके बारिश में भीगते हुए बाहर निकल पड़ती है। घर लौट रही होती है कि दो गुंडे आ जाते हैं, बदतमीजी शुरू करते हैं। कहाँ भाग रही हो बेबी, चलो हमारे साथ, मजे कराते हैं। यूरी डर के मारे कांप रही थी। हाथ में बोतल थामे वो उन गुंडों पर हमला करने को तैयार हो गई और चिल्लाई, मुझसे दूर रहो, वरना तुम सबकी की खैर नहीं, कोई मेरे पास आने की हिम्मत ना करे। तभी फेंग अपने रूममेट मिस्टर क्यू को मैसेज करता है, भाई मेरी फियांसी कैफे के बाहर खड़ी है, तू जाकर उसे ले आना, मैं कहीं बिजी हूँ। दुनिया को ये पता ही नहीं था कि मिस्टर क्यू ही वो मिस्टर क्यू है जो गुप्त रूप से बेहद अमीर खानदान का वारिस है। सबको लगता था कि वो गरीब घराने से आया है, इसलिए जो काम दिया गया वो बिना हिचक पूरा कर दिया। मिस्टर क्यू तुरंत निकल पड़ा यूरी को पिकअप करने। रास्ते में बाहर झांकते ही मिस्टर क्यू ने देखा दो गुंडे किसी लड़की को तंग कर रहे थे। मिस्टर क्यू ने अपने असिस्टेंट से कहा, कार रोको, और गाड़ी से बाहर निकला। वो सीधा यूरी के पास पहुंचा और उसे अपनी हीरोइन की तरह संभाल लिया। यूरी गुंडों पर बोतल से प्रहार करने ही वाली थी कि मिस्टर क्यू ने वो बोतल उसके हाथ से छीन ली। फिर उन सब गुंडों की जमकर पिटाई कर दी और यूरी को बचा लिया। इधर नॉवेल की सारी ऑडियंस चिल्लाने लगी, अरे हमें तो लगा था फियांसी आ जाएगा इसे बचाने, लेकिन मिस्टर क्यू आ गया। ये मिस्टर क्यू तो बोरिंग सा लगता है, पता नहीं कैसे इन गुंडों से भिड़ेगा। असल में ऑडियंस को कानों कान खबर ना थी कि मिस्टर क्यू सबसे अमीर मिस्टर क्यू ही है। यूरी ये सब सुन रही थी, लेकिन चुप रही। फिर बोली, तुम यहाँ से भाग जाओ, इनसे लड़ाई मत करो, जाओ पुलिस को फोन करो। यूरी ने बोतल छीन ली और गुंडों को धमकाया, सब मुझसे दूर हटो वरना बुरा होगा। मिस्टर क्यू ने यूरी से कहा, तुम मुझे कितना जानती हो, मैं इन सब का बुरा हाल बना दूंगा, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। फिर गुंडों पर ऐसा टूट पड़ा कि सब भाग खड़े हुए। इस झड़प में मिस्टर क्यू को चोट लग गई और वो गिरने को था। यूरी ने उसे थाम लिया और बोली, तुम्हें भी चोट आ गई, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। दोनों गाड़ी में बैठ गए। कार में बैठते ही यूरी को पता ना था कि जाना कहाँ है। उसने अपने भाई को मैसेज किया, भाई मॉम ने जहाँ मुझे पाला था उस नर्सिंग होम का एड्रेस बता दो, वहाँ जाकर रहूंगी। भाई ने रिप्लाई दिया, फेंग के घर का पता ले लो, वहाँ चली जाओ और रहो। यूरी ने मिस्टर क्यू को वही एड्रेस बता दिया। मिस्टर क्यू बोला, क्या बता सकती हो, वहाँ कौन रहता है, कोई रिश्तेदार? तभी नॉवेल की ऑडियंस फिर चिल्लाई, यूरी ये कितनी शर्मनाक बात है, तुम जिस घर जा रही हो वो तुम्हारे फियांसी का है, लेकिन उसे तुम में जरा भी रुचि नहीं, सच्चाई बता देनी चाहिए थी ना। यूरी ने झूठ बोला, वो मेरे बॉयफ्रेंड का घर है, मैं वहीं रहती हूँ। मिस्टर क्यू ने सब सुना लेकिन चुप रहा। उसे पता था वो फेंग का घर है। मन ही मन सोचा, सचमुच यहीं रहती है, यकीन नहीं आता। घर पहुंचकर यूरी बोली, चलो कपड़े बदल लो। मिस्टर क्यू ने हामी भरी। यूरी ने फायदा उठाया, मिस्टर क्यू की फोटो खींची और सोची, ये तो बिल्कुल फेंग जैसा लग रहा, किसी को शक न होगा कि मैं इसके साथ हूँ। मिस्टर क्यू ने पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? यूरी बोली, फियांसी थोड़ी देर में आ जाएगा। मिस्टर क्यू ने उसके सामने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। यूरी शॉक्ड हो गई, ये क्या कर रहे हो यहाँ, कपड़े क्यों
क्यों बदल रहे हो? करीब आते ही मिस्टर क्यू खुद को रोक ना सका, यूरी को किस करने लगा। दोनों में किसिंग का दौर चल पड़ा। फिर मिस्टर क्यू ने यूरी को सोफे पर लिटा दिया। किस करते हुए अचानक रुक गया और बोला, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। यूरी हैरान, शावर क्यों? क्या मतलब? तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर क्यू मुस्कुराया, डायरेक्ट पूछ रही हो? बताऊं क्या चाहता हूँ? यूरी घबरा गई, नहीं नहीं कुछ मत बताओ, जाओ नहाओ। मिस्टर क्यू फिर करीब आया, किस करने को था। यूरी बोली, जाओ ना शावर के लिए। मिस्टर क्यू बाथरूम चला गया। यूरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोचने लगी, ये क्या हो गया? जब वो इतना करीब आया तो ऐसा क्यों लगा? यहाँ पर नॉवेल की ऑडियंस उत्साहित हो जाती है और कहने लगती है, वाह क्या सही समय पर ये ट्विस्ट आया। अब फेंक तो आ ही रहा है, देखते हैं यूरी क्या करती है। लेकिन वहाँ फेंक की बजाय उसके कुछ यार धमकते हैं, हाथों में ड्रिंक की बोतलें लिए हुए। यूरी उन्हें देखकर कहती है, बस इन्हें यहीं रख दो और तुरंत यहाँ से निकल लो। वे लड़के मजाक में बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ हमें अंदर तो आने नहीं दोगी? यूरी साफ मना कर देती है, नहीं अभी बिजी हूँ मैं, अंदर बुलाने का समय नहीं। फिर उन्हें दरवाजे से ही भगा देती है, बोलती है जाओ यहाँ से, और दरवाजा बंद कर देती है। अब उन दोनों लड़कों को शक होने लगता है। यूरी कुछ तो छुपा रही है, कोई खिचड़ी पका रही है जिसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं। उधर यूरी का ब्रदर और सिस्टर भी पहुंच जाते हैं ये चेक करने की सचमुच फेंग उसके साथ है या उसने झूठी फोटो भेजकर बेवकूफ बनाया है। वे उसके रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी फेंक के उन दोस्तों को स्पॉट कर लेते हैं जो आपस में फुसफुसा रहे होते हैं कि यूरी सच में किसी के साथ अंदर है। लगता है दोनों रोमांस की मस्ती में डूबे हुए हैं। ये सुनकर यूरी के स्टेप ब्रदर और सिस्टर को पूरा भरोसा हो जाता है। वे बंदे उन्हें ये भी समझा देते हैं कि अंदर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों अंदर क्या क्या कर रहे हैं हमें तो पता ही नहीं। डिस्टर्ब मत करो, बेहतर है यहाँ से चलो। सब चले जाते हैं। यूरी की स्टेप सिस्टर हैरान होकर कहती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? फेंग को यूरी से प्यार हो गया और दोनों नाइट स्पेंड कर रहे हैं, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। लेकिन स्टेप सिस्टर वहाँ से जाना नहीं चाहती, सच का पता लगाना चाहती है, जबकि उसका भाई उसे जोर देकर वहाँ से खींच ले जाता है। इधर मिस्टर क्यू नहाकर बाहर निकलता है और यूरी से पूछता है, कौन था बाहर? वो सफाई देती है, मेरे बॉयफ्रेंड के दोस्त थे, बस ड्रिंक लाए थे, मैंने ले लिया और भेज दिया उन्हें। मिस्टर क्यू बोलता है, ओह ऐसी बात। फिर वो फिर से चांस मारने की कोशिश करता है, उसके करीब सरकता है, उसे छूने लगता है। यूरी ये सब देखकर घबरा जाती है और चिल्लाती है, ये तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं, ये मेरे फियांसे का घर है। फिर वहाँ से उठकर चली जाती है। मिस्टर क्यू खुद से बुदबुदाता है, अच्छा सच में इसके फियांसे का घर है? वॉशरूम में तो सब अलग था, यहाँ बस एक लड़के का सामान ही दिख रहा है, लड़की का तो कोई निशान ही नहीं। लगता है झूठ बोल रही है ये सब सोचकर वो मुस्कुरा देता है। उधर फेंक के दोनों फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो किसी और से प्यार करता था, अचानक यूरी में इतना इंटरेस्ट कैसे? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हमें क्या पड़ी है इनकी लाइफ से, जो करना है करने दो। फिर यूरी मिस्टर क्यू के घाव पर मलहम लगाने लगती है। वो कराहता है, थोड़ा धीरे से करो, दर्द हो रहा है। यूरी कहती है ठीक है और धीरे धीरे लगाने लगती है। मिस्टर क्यू फिर उसके हाथ थाम लेता है, उसे सोफे पर लिटा देता है और बोलता है, मुझे पता है कल रात तुम वहाँ से भाग आई थी, आगे का गेम क्या? मैं फिर से शुरू करूँ? मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ ना, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, मुझे इसकी जरूरत भी है। ये सुनकर यूरी शॉक्ड हो जाती है, कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर क्यू इंसिस्ट करता है, क्यों नहीं बेबी, तुम कर सकती हो, बस मुझे कस्टमर की तरह ट्रीट करो ताकि मुझे पैसे मिले और मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकूं जो चाहता हूँ। यूरी साफ मना कर देती है, ऐसा नहीं कर सकती, दूर हटो मुझसे, रात बहुत हो गई, दोबारा इस बारे में सोचना भी मत। मिस्टर क्यू मुस्कुराता है, अच्छा ये बात, चलो कुछ और खाते हैं। यूरी पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है, मुझे अभी भूख लगी है, तुरंत कुछ खाना है। ऑडियंस फिर बुदबुदाने लगती है, इसे खाना है? इसका मतलब क्या? कुछ तो गड़बड़ लग रही है, गलत इरादे है इसके। ये प्ले बॉय है, यूरी का फायदा उठाने वाला। लेकिन नॉवेल में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आगे देखना पड़ेगा क्या होता है। मिस्टर क्यू यूरी से कहता है, कंसंट्रेट करो, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। आगे करने के लिए तुम्हारा मेरी तरफ देखना जरूरी है। फिर उसके होठों को छूने लगता है, दोनों किस करने लगते हैं। यूरी को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा। मिस्टर क्यू खुद को रोक नहीं पा रहा, उसके और करीब जाने को बेताब। तभी यूरी खुद को संभाल लेती है और धक्का देकर कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड है, दूर रहो मुझसे। ये क्या कर रहे हो? मिस्टर क्यू तंज कसता है, अगर बॉयफ्रेंड होता तो कभी किस क्यों नहीं किया उसने तुम्हें? तुम्हें पता ही नहीं किसका सही तरीका क्या है? क्या वो मुझसे बेहतर है? मुझे यकीन नहीं, मैं तो सबसे कमाल का हूँ, मैं तुम्हें पूरा मजा
दे सकूं, इसलिए मुझे रोकना मत, मुझे अपने पास आने दो। ये सब सुनकर यूरी डर जाती है और बोलती है, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और तुम्हारी दवा तैयार है, इसे खा लो, ठीक हो जाओ, फिर अपने घर चले जाना। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बेहद प्यार करती हूँ। मिस्टर क्यू चुपचाप सब सुनता रहता है, फिर अचानक उसे फिर से किस कर लेता है। किसिंग की मस्ती दोबारा शुरू हो जाती है क्योंकि मिस्टर क्यू यूरी के प्यार में पड़ चुका है, लेकिन यूरी उसके इस प्यार को कबूल करने को तैयार ही नहीं। आगे चलकर मिस्टर क्यू उसे किस करते करते उसके होंठ काट लेता है और तंज कसता है, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कभी ये नहीं सिखाया कि किस कैसे करते हैं? यूरी गुस्से में बोलती है, ये क्या बकवास है, किस करना सीखना पड़ता है भला, कौन सिखाता है? वो तो मुझे रोज किस करता है, समझे? लेकिन वो झूठ बोल रही थी। मिस्टर क्यू पकड़ लेता है, झूठी कहीं की, झूठ बोलना बंद करो, अगर सच होता तो मुझे यहाँ न लाती, न अपने साथ रखती, समझी? ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे यूरी को खुलासा होता है कि उसकी मॉम कहीं और नहीं, अब्रॉड में ही है, जहां उनका इलाज चल रहा। वहां जाने के लिए मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत, उसके लिए शादी करनी पड़ेगी, तभी मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा और वो मॉम से मिल पाएगी, वरना जाना नामुमकिन। वो बुदबुदाती है, इस फैमिली ने तो मेरी जान ले ली है, पीछे पड़े रहते हैं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, लेने के लिए फेंक की मदद लेनी पड़ेगी ताकि वो मेरा लाइसेंस लौटा दें, फिर शादी रजिस्टर करानी पड़ेगी, तभी बाहर निकल पाऊंगी। फिर वो आईने के पास जाकर खुद को निहारती है, गर्दन पर लव बाइट का निशान चमक रहा है और होंठों पर भी वही कट का निशान जो मिस्टर क्यू ने दिया था। ये देखकर वो परेशान हो जाती है, कहती है, ये क्या, मुझसे इतना प्यार करने लगा, रोमांस में बीस्ट बन गया, कंट्रोल ही नहीं करता। सोचने लगती है, क्या ये मुझसे शादी करेगा? तभी ऑडियंस चिल्लाने लगती है, ये सब तो तुम्हारे सपनों में ही होगा, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मॉम के पास है घर में, लेकिन वो नहीं देगी, उसे अपनी फैमिली के बिजनेस चलाने हैं, इसके लिए फेंक के पैसे चाहिए, इसलिए उसने तुम्हें बांध रखा है, तुम मरो या जियो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिनों में लाइसेंस लेना होगा, तभी अब्रॉड के पेपर वर्क हो पाएंगे, वरना मॉम से मिलना मुश्किल। यूरी फेंग से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो हंसकर टाल देता है, ये सब सपनों की बातें हैं, क्या बकवास कर रही हो, मेरे पास टाइम नहीं फिजूल बहानों के लिए। मिलने बुलाती है, लेकिन वो आता ही नहीं। बेचारी सोच में पड़ जाती है, आगे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लान बनाना होगा लाइसेंस लेने का। फिर वो मिस्टर क्यू के पास लौट जाती है, उसे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है ताकि उसका काम बन जाए, उसे यूज करके सबको यही दिखा सके कि फेंग और उसके बीच सब सही चल रहा, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, शादी आने ही वाली है, इससे आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। मिस्टर क्यू को तो बस एक मौका चाहिए था यूरी के पास आने का। वो पहुंच जाता है और कहता है, क्या बात है, मुझे बताओ, इतना लुभा क्यों रही हो, फ्लर्ट कर रही हो, बॉयफ्रेंड से डर नहीं लग रहा? अगर उसने देख लिया मेरे साथ तो गुस्सा हो जाएगा। यूरी बोलती है, मेरा काम हो गया, अब जा रही हूँ। मिस्टर क्यू उसे दबोच लेता है, इतनी जल्दी कहाँ, बात अधूरी छोड़कर नहीं जा सकती, बताओ क्या बात है। फिर से किस करने लगता है। यूरी इसका फायदा उठाती है, चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है ताकि फैमिली को दिखा सके, विश्वास दिला सके कि फेंग के साथ किस हो गया। वो हर काम मिस्टर क्यू के साथ करती है, लेकिन बाहर सबको बताती है कि फेंग के साथ थी, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही। तभी वो वीडियो अपने ब्रदर सिस्टर को भेज देती है ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि फेंग के साथ रिश्ता मजबूत हो रहा, दोनों साथ रह रहे हैं, रिलेशनशिप में है। यूरी अपना काम निपटाते हुए भी अपने एआई बॉयफ्रेंड से खुलकर बातें शेयर करती रहती है। वो अपनी सारी परेशानियां उसे बता देती है। अचानक एआई कहता है, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं ना, फिर इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? ये सुनकर यूरी पूरी तरह हैरान हो जाती है, सोचने लगती है, ये कैसे जान गया मेरी ये प्राइवेट बात। वो झट से अपनी फ्रेंड को फोन लगाती है और बताती है, कुछ अजीब चल रहा है मेरे साथ, ये एआई तो मेरी हर फीलिंग पकड़ लेता है। फ्रेंड हंसते हुए कहती है, अरे ये एआई अब सुपर अपडेटेड हो गया है, तुम्हारी इमोशंस को सेंस कर लेता है, इसलिए पीरियड्स वाली बात भी पता चल गई, वरना ये जादू टोना थोड़े ही। इसी बीच फेंग अपनी गर्लफ्रेंड जिनशी के साथ वहाँ पहुँच जाता है, बस यूरी को जलाने के इरादे से। यूरी देखते ही वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फेंग चिल्लाता है, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाई क्या? मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम भाग रही हो? क्या तुम्हें जिनशी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? इसे सॉरी बोलो अभी। जिनशी बीच में आकर मीठी आवाज में कहती है, फेंग शांत हो जाओ ना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। वो खुद को बेचारी बनाकर दिखाने लगती है, फिर ड्रामा क्वीन मोड ऑन करके बोलती है, शायद वो मुझसे नाराज है, उसे मैं पसंद नहीं आती, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। यूरी ये सब सुनकर हंस पड़ती है, कहती है, अच्छा इससे सॉरी बोलूं? फिर जिनशी को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है, लो अब माफी मिल गई ना। फेंग गुस्से से तिलमिला उठता है, तुम पागल हो गई हो क्या? यूरी पलटकर कहती है, मैं पागल? तुम बताओ, कल रात मैं परेशान थी, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम कहाँ गायब थे? पता है मेरे साथ क्या बीती? जिनशी तुरंत टॉपिक डाइवर्ट करने लगती है ताकि फेंग को कुछ पता न चले। दरअसल यूरी को पता है कि कल रात वाले गुंडे किसी और ने नहीं बल्कि जिनशी ने ही भेजे
थे उसके साथ बदमाशी करने को, लेकिन वो बच निकली। यूरी फेंग से कहती है, तुम्हें लगता है सफाई देकर बच जाओगे? मैं इसे जब चाहूं पीटूंगी। इससे बोलो मुझसे दूर रहे। तुम्हारे सामने तो ये सती सावित्री बन जाती है, लेकिन असल में इसकी असली सूरत कुछ और है। यूरी फेंग को रात वाली घटना बताने ही वाली होती है, लेकिन जिनशी उसे खींच ले जाती है। कहती है, इसकी बकवास मत सुनो, चलो मेरे साथ। यूरी को बहुत बुरा लगता है। सोचती है, मेरा फियांसे मेरे तरफ देखता भी नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो झेलना ही पड़ेगा। ये सब मिस्टर क्यू दूर से देख रहे होते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम ये सब कैसे सह लेती हो और मुझसे बदला क्यों ले रही हो? ये तो क्लियर करो। यूरी जवाब देती है, ये बदला मैं खुद के लिए नहीं, तुम्हारे लिए ले रही हूँ। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, तुम्हें दर्द झेलना पड़ा, चोट लगी, तबीयत बिगड़ी। इस बदमाश लड़की को सबक सिखाना जरूरी था। मिस्टर क्यू खुश होकर कहते हैं, तो मतलब तुम्हें मेरी फिक्र है? यूरी झेंप जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मिस्टर क्यू फ्लर्टी मोड में आ जाते हैं। अगर थैंक यू बोलना है तो मेरे साथ बेडरूम चलो, वहाँ पेमेंट कर दूंगा। यूरी शर्मा जाती है। वो बोलती है, देखो सब हमें घूर रहे हैं। वो कहता है, अच्छा ही है ना, सबको बता दूं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। यूरी हंसकर उसका मुंह बंद कर देती है। तभी ऑफिस से कॉल आता है प्रोजेक्ट के लिए। वो कहती है, मेरा ड्रोन प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर लूंगी, मुझे फूकी कंपनी में इंटर्नशिप जॉब चाहिए। मिस्टर क्यू कहते हैं, ठीक है जल्दी निपटाओ, मदद चाहिए तो बोलना। लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि फैमिली प्रेशर से फेंग के साथ ही काम करना पड़ेगा। घर लौटते ही उसकी सिस्टर ताना मारती है, तुम चीटिंग कर रही हो ना, हम सबको धोखा नहीं दे सकती। जाओ फेंग के पास स्विमिंग सीखो और अपना रिश्ता संभालो। यूरी को बिल्कुल मन नहीं, लेकिन फैमिली प्रेशर में मजबूर हो जाती है। घर में डैड हमेशा उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच निकलती है और उन्होंने सबक सिखा देती है। स्टेप मॉम चिल्लाती है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या मतलब। फिर स्विमिंग क्लास के लिए फेंग के पास जाती है। वहाँ पहले से जिनशी स्विमिंग शूट में लगी हुई है, फेंग के साथ रोमांस कर रही। ये देख यूरी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जाने लगती है। फेंग रोकता है और कहता है, मुझे पता है तुम किसी के साथ सो चुकी हो, प्रोटेक्शन लेकर सब किया ना, कन्फेस करो। यूरी सोचती है, अरे इसे जलन इस बात की नहीं कि मैं किसी और के साथ हूँ, बल्कि गुस्सा इस बात का है कि मैंने ऐसा किया। यूरी मन ही मन सोचती है, इसका मतलब ये मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता, बस फियांसे बनकर टाइम पास कर रहा है। कितना घिनौना इंसान है। लेकिन अब उसे खुद फेंग की जरूरत है, इसलिए स्विमिंग सीखना ही पड़ेगा। वो फेंग से कहती है, क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखा दोगे? तभी जिनशी ये सीन देखकर ड्रामा शुरू कर देती है। अचानक डूबने का नाटक करती है। फेंग घबरा जाता है, उसे बचाने दौड़ता है, बाहर निकालता है और यूरी के सामने ही उसे किस कर देता है। फिर सारा इल्जाम यूरी पर डाल देता है, तुम्हारी वजह से इसके साथ ये हादसा हुआ। यूरी को धमकाता है, अभी जिनशी से माफी मांगो। यूरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बिना कुछ कहे गुस्से से भरी आंखों से वहाँ से चली जाती है। रास्ते में पूल साइड पर मिस्टर क्यू को देखती है। सोचती है, ये भी तो मेरा काम आसान कर सकता है, क्यों ना इसी से मदद लूं। उसके पास जाती है और बोलती है, मुझे तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, बदले में मैं तुम्हें उसका पे बेबी भी करूंगी। मिस्टर क्यू ये सुनकर खुश हो जाता है, डील पक्की। उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर जकड़ लेता है। फ्लर्टी अंदाज में कहता है, अब मेरे एब्स छू लो, लेकिन मैं तुम्हें किस करूंगा। और यूरी को किस करने लगता है। यूरी हंसकर कहती है, बस हो गया, सब देखने लगेंगे। क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखा दोगे? वो मान जाता है, हाँ नो प्रॉब्लम। यूरी वहाँ से रेडी होने चली जाती। तभी फेंगा धमकता है और मिस्टर क्यू से पूछता है, वो कौन सी लड़की थी जो अभी तुम्हारी गोद में थी? मिस्टर क्यू शरारती अंदाज में बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड थी। फेंग कहता है, अच्छा तो कल डिनर पे हमें भी बुलाओ ना, मैं जिनशी के साथ आ जाऊंगा। मिस्टर क्यू साफ मना कर देता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं, प्राइवेट डिनर है। फेंग हार मान लेता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। मिस्टर क्यू को लगता है यूरी फिर भाग गई, उसे ढूंढने चला जाता है। इधर यूरी तैयार हो जाती है, स्विमिंग ड्रेस पहन लेती है, लेकिन उसकी पीठ पर टैटू नजर आता है, फेंग का पूरा नाम लिखा हुआ। ये सब उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम ने जबरदस्ती करवाया था। यूरी जल्दी से क्रीम लगाकर छुपाती है और गुस्से से बड़बड़ाती है, तुम लोगों को मैं बख्शूंगी नहीं, अपनी असली मॉम को ढूंढने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। तभी मिस्टर क्यू आ धमकता है। यूरी शर्मा जाती है। वो बोलता है, क्या छुपा रही हो, मैंने तो तुम्हारी बॉडी का हर कोना देख लिया है। उसे किस करने लगता है। क्रीम थोड़ी फैल जाती है, टैटू का नाम दिखने लगता है। मिस्टर क्यू इसे देखकर और प्यार में डूब जाता है, उसे सोफे पर लिटाकर गले लगाता है, दोनों गहराई में खो जाते हैं। यूरी जो चाहती थी वैसा ही होता है। वो उसके साथ ढेर सारी
सारी फोटोज और वीडियोस बनाती है ताकि फैमिली को दिखा सके। घर जाकर दिखाती है तो स्टेप मॉम खुश हो जाती है, लेकिन डैड कहते हैं ओल्ड होम में तुम्हारा लाइसेंस है, मैं लाके दे दूंगा, जाओ शादी कर लो। ओके, यूरी खुशी से उछल पड़ती है। फिर वो अपने एआई बॉयफ्रेंड को सारे राज खोल देती है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मिस्ट्रेस भी, लेकिन वो मुझे कम प्यार करता है, उसे ज्यादा। मिस्टर क्यू ये सब सुन लेता है, उसे बहुत दुख होता है। यूरी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैं तो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरे इमोशंस को इग्नोर कर रही है। अगले दिन यूरी काम पर जाती है, उसके साथ जिनशी और मैनेजर भी हैं। सारा प्रोजेक्ट यूरी अकेले हैंडल करती है, जबकि सियांग और जिनशी चुपके से भाग जाते हैं। यूरी मुश्किलें संभाल लेती है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही जिनशी सारा क्रेडिट खुद ले लेती है, ये सब मैंने किया, यूरी ने कुछ नहीं। यूरी विरोध करती है, मेरे पास प्रूफ है, मैंने ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया, मैंने उस लड़की और उसकी मॉम को बचाया। जिनशी तो भाग आई थी, लेकिन कोई मानता ही नहीं, उसके पास वीडियो भी गायब। ऑफिस वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। फेंग उल्टा उसे सजा देता है, तुमने जिनशी पर झूठा इल्जाम लगाया, कल तक ये सारा काम कंप्लीट करो। यूरी उदास हो जाती है, मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ेगा, कोई भरोसा ही नहीं करता। तभी मिस्टर क्यू वहाँ पहुँचता है। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? यूरी आश्चर्य से पूछती है, तुम यहाँ, क्या तुम फू कंपनी में काम करते हो? मिस्टर क्यू राज खोलता नहीं कि कंपनी उसकी ही है, बस झूठ बोल देता है। हाँ, कुछ वैसा ही, मैं मदद कर सकता हूँ, यहाँ जॉब कर लो, तुम्हारा फायदा होगा। तुम अपने बॉयफ्रेंड की फर्म में जॉब करती हो, लेकिन उसके पास तो एक मिस्ट्रेस भी है, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। ये सब सुनते ही यूरी पूरी तरह हैरान रह जाती है, सोचने लगती है कि इसे ये सारी बातें कैसे पता, कहीं मेरा राज खुल तो नहीं गया। लेकिन यूरी सारी डिटेल्स को इधर उधर घुमा फिरा देती है, कुछ क्लियर नहीं होने देती। तभी वहाँ मिस्टर क्यू का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है, मिस्टर क्यू, ये फाइल कहाँ पहुँचानी है? मिस्टर क्यू उसे इशारा करता है कि इसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ही यहाँ का असली मालिक हूँ। असिस्टेंट तुरंत बातों को घुमा देता है। फिर मिस्टर क्यू बताता है कि ये मिस्टर क्यू के बहुत करीब है, ये तुम्हारी मदद कर सकता है, यहाँ जॉब भी दिलवा देगा। ये सुनकर यूरी बेहद खुश हो जाती है। बाद में जब वो मिलती है तो हाय हेलो करती है। अचानक पता चलता है कि यही तो वो दलाल था जो उस रात मौजूद था, लेकिन वहाँ के लोग सारी अफवाहें क्लियर कर देते हैं, कुछ भी वैसा नहीं है। आगे यूरी सीधे मैनेजर चैन के पास पहुँचती है, सारी फाइल्स मेज पर पटक देती है और बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ कोई डीलिंग नहीं करनी। फिर ऑफिस छोड़कर चली जाती है। फेंग उसके पीछे आता है और गिड़गिड़ाता है, प्लीज यूरी, ऐसा मत करो, यहीं रुक जाओ। फेंग कहता है, जाओ मीटिंग अटेंड करो। यूरी जवाब देती है, मैंने इस कंपनी की जॉब छोड़ दी है, अब यहाँ नहीं रहूंगी, जा रही हूँ। तभी जिनशी वहाँ आती है और फेंग से कहती है, तुम्हें पता है ना, मिस्टर क्यू की कंपनी से कोई आ रहा है मेरी प्रेजेंटेशन चेक करने, मैं बहुत नर्वस हूँ। फेंग बोलता है, यूरी तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी ना, तुम उसकी मदद लो, और हाँ, तुम इसके साथ हमेशा अच्छे से रहना, मेरी बात मानो, कल पूरी कंपनी के सामने इससे माफी मांग लेना आज की गलती के लिए। यूरी गुस्से में कहती है, माफी? मेरी जूती, मैं कभी नहीं मांगूंगी। फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी जल्दबाजी में यूरी को धक्का लग जाता है, वो गिर पड़ी, साथ में उसकी मॉम की फोटो भी गिर गई। गुस्से से भरी यूरी फेंग को जोरदार थप्पड़ मारती है और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसके हाथ में चोट लग जाती है। मिस्टर क्यू इसे देख लेता है, उसे गुस्सा आता है, वो अंदर घुसकर सबको सबक सिखाने वाला होता है, लेकिन यूरी उसे रोक लेती है। मिस्टर क्यू यूरी की देखभाल करता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ उसका प्यारा डॉगी भी है। यूरी बोलती है, वाह कितना क्यूट डॉगी है, वो उसे किस करने लगती है। तभी मिस्टर क्यू ये सीन देख लेता है और यूरी को किस कर लेता है, बोलता है, इससे अच्छा तो मैं ही हूँ। यूरी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। अचानक किसी का इशारा मिलता है, तभी उसकी आंटी आ जाती है। मिस्टर क्यू गुस्से में कहता है, आंटी आप नॉक करके नहीं आ सकती थी क्या? आंटी हंसकर कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो है ना, बहुत पसंद आई, एक बार मेरे घर भी आना, मैं तो घर पर बहुत अकेली रहती हूँ, तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड भी कभी कभी आता है। ये सब कहकर आंटी चली जाती है। बेचारे मिस्टर क्यू के रोमांटिक मोमेंट पर फिर पानी फिर जाता है। आगे जिनशी मिस्टर क्यू के असिस्टेंट के सामने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता। सब घबरा जाते हैं, मदद की कोशिश करते हैं। मैनेजर फेंग को बताता है कि यूरी ने कंपनी छोड़ दी है, इसलिए प्रोजेक्ट ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। असिस्टेंट उठकर चला जाता है और कहता है, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं, पहले याद कर लो फिर कॉल करना। ये प्रोजेक्ट तो यूरी ने बनाया था, जिनशी ने बस छीन लिया। नेक्स्ट डे यूरी और मिस्टर क्यू दोनों कंपनी में प्रोजेक्ट डिस्कस करने जाते हैं। यूरी को देख जिनशी खुश हो जाती है, सोचती है पक्का माफी मांगने आई होगी, लेकिन यूरी कहती है, मैं मिस्टर क्यू की कंपनी की तरफ से आई हूँ काम इंस्पेक्ट करने। तभी मिस्टर क्यू भी आता है। वो बोलता है, क्या प्रिंस मिस्टर क्यू भी आ गए हैं? मिस्टर क्यू कहता है, मैं उनके रिप्लेसमेंट हूँ, तुम्हारा काम चेक करने आया हूँ। अभी तुम्हें काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
इसलिए हमारी सलाह मान लो। वहीं फेंग फिर यूरी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। मिस्टर क्यू उसे बचा लेता है और धमकाता है, अपने हाथ संभालो वरना कटकर गिर जाएंगे। मिस्टर क्यू की कंपनी में किसी के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, यूरी चिल्लाती है। अब से तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं, पेपर फाड़कर चली जाती है। यूरी मिस्टर क्यू से कहती है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी मदद की। मिस्टर क्यू मुस्कुराता है, हाँ उसके बदले कुछ और दो, और फिर उसे किस करने वाला होता है। बट उसे घर से कॉल आने लगता है और वो यूरी को डांटते हुए घर बुला लेता है। थोड़ी देर बाद यूरी घर पहुंच जाती है। उसके माता पिता उस पर भड़क पड़ते हैं और कहते हैं, तुम्हें फेंग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें तो पता ही है कि वो हमारी कितनी मदद कर रहा है। यूरी गुस्से में जवाब देती है, आप तो बस मेरी मदद के बहाने उसके पैसों पर ऐश कर रहे हो। अगर आप मेरी असली माँ का इलाज न करवाती तो मैं कभी आपकी बात न मानती, इसलिए मैं आपसे डर कर या दब कर कभी नहीं रहूंगी। जो मैं कहूंगी वही आपको करना होगा और मेरा लाइसेंस मुझे वापस कर दो ताकि मैं फेंग से शादी कर सकूं, वरना मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। उसकी माँ झुक जाती है और लाइसेंस दे देती है, लेकिन तभी उसकी बहन आकर उसे छीन लेती है और कहती है, पहले वो वीडियो दिखाओ जिसमें तुम फेंग को किस कर रही हो, उसके बाद ही मैं मानूंगी कि तुम दोनों के बीच सब ठीक है और शादी होने वाली है। यूरी सोच में पड़ जाती है, अब क्या करूं? फेंग को किस करने के लिए कैसे मजबूर करूं? मुझे यकीन नहीं कि वो मेरा साथ देगा, लेकिन यहाँ मिस्टर क्यू की मदद ले सकती हूँ। उसे किस कर लूं, फिर घर में सबको वीडियो दिखा दूंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। तभी ये सारी बातें मिस्टर क्यू सुन लेता है। वो करीब आता है और कहता है, तुम क्या कह रही थी, कुछ तो बोलो। वो उसे किस करने लगता है। यूरी चिल्लाती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मिस्टर क्यू कहता है, अच्छा तुम मेरे साथ वो सब कर सकती हो लेकिन मुझे किस नहीं? मुझे अपना मंगेतर बना लो ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, किसी और के साथ तुम्हें शेयर नहीं कर सकता। यूरी को झटका लगता है, उसका आई बॉयफ्रेंड कोई और नहीं मिस्टर क्यू ही है। ये सब जानकर वो शॉक्ड हो जाती है और दोनों के बीच भारी गलतफहमी पैदा हो जाती है। मिस्टर क्यू को भी बुरा लगता है। वो सीधा क्लब चला जाता है। वहाँ ड्रिंक्स पीते हुए सोचता है, यूरी मेरे साथ ये सब कैसे कर सकती है? मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी उसे मेरा प्यार नजर नहीं आता। वो फेंग के पास जा रही थी, उसे किस करना चाहती थी, ये कैसे संभव है? गुस्से में वो क्लब में ही हंगामा मचा रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और समझाता है, सर आप दोनों को मिलकर बात कर लेनी चाहिए, सारी गलतफहमियां सुलझ जाएंगी। मिस्टर क्यू चिल्लाता है, कुछ भी हो जाए वो सिर्फ मेरी है, मेरे सिवा किसी और की नहीं बन सकती, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। इधर फेंग मिस्टर क्यू को कॉल करता है, तुम जाकर मेरी फियांसी को पिकअप कर लो, मुझे जिनशी के पास रहना है, उसकी हालत खराब है। ये सुनकर मिस्टर क्यू का गुस्सा 7वें आसमान पर। मैं क्यों संभालूं तुम्हारी फियांसी? तुम्हें तो बस अपनी मिस्ट्रेस की फिक्र है, उसकी भी कर लो। गुस्से से भरा वो क्लब से निकल जाता है। दूसरी तरफ यूरी की बातें सुनकर लिली उसे सांत्वना देती है, मुझे माफ कर दो यार, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा। यूरी अपनी दोस्त ईता या लिली को खुलकर बताती है, तुम्हें पता है ना, इस बॉयफ्रेंड के साथ मैं एक रात गुजार चुकी हूँ और उसी के साथ तुमने मुझे चैट करने को कहा था। देखो कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। लिली ये सब सुनकर खुश हो जाती है, अरे वाह ये तो परफेक्ट है, मेरा प्लान सफल हो गया। वो यूरी को समझाती है, तुम्हारा सच्चा प्यार तो मिल गया ना, मिस्टर क्यू तुम्हें प्यार करता है, उसके प्यार को समझो। उधर मिस्टर क्यू यूरी के घर पहुंच जाता है। उसकी हालत काफी खराब है, नशे में धुत। यूरी उसे ऐसे देखकर घबरा जाती है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो जाने लगता है लेकिन लड़खड़ाने लगता है। यूरी मजबूर होकर उसे घर ले आती है और उसकी देखभाल शुरू कर देती है। यूरी केयर करते हुए वो बुदबुदाता है, मुझसे दूर मत जाना यूरी, मेरे पास रहो, मेरे साथ ही रहो। तभी अचानक फेंग का कॉल आता है, तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मेरा कुछ जरूरी काम है। मिस्टर क्यू फोन छीन लेता है, उसे नीचे पटक देता है और कहता है, तुम किसी की नहीं सुनोगी, बस मुझ पर फोकस करो, मेरा ध्यान रखो। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और पूरी रात साथ बिताते हैं। आखिरकार सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। यूरी सब बता देती है, मैं फेंग से शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि फैमिली ने दबाव डाला। मेरे बैक पर जो टैटू बना था वो मॉम और बहन ने जबरदस्ती बनवाया, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मिस्टर क्यू गले लगाते हुए कहता है, अब से तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा किसी और की नहीं। यूरी मुस्कुराती है। ठीक बाहर आते ही फेंग मिलता है। वो यूरी को घर ले जाने लगता है और कहता है, चलो जिनशी से माफी मांगनी है, तुम्हारी वजह से ही उसकी हालत इतनी खराब हो गई है। लेकिन मिस्टर क्यू झपट कर उसे पकड़ लेता है और गरजता है, तुम इसके साथ कुछ भी मत करना, इससे दूर रहो। फिर एक जोरदार लात मारकर फेंग को दूर धकेल देता है। यूरी के साथ वहाँ से चला जाता है।
फेंग पीछा करता हुआ चिल्लाता है, यूरी वापस आओ, मेरा तुमसे जरूरी काम है। लेकिन यूरी और मिस्टर क्यू उसकी एक न सुनते। घर पहुंचकर यूरी सारी बातें दोबारा मिस्टर क्यू को सुनाती है। वो कहता है, उसे भूल जाओ ना यूरी, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। यूरी जवाब देती है, तुम तो पार्ट टाइम जॉब करते हो ना, मैं समझती हूँ, लेकिन फेंक के साथ रिश्ता बनाए रखना जरूरी है। मुझे उससे नकली शादी करनी पड़ेगी ताकि डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लग जाए। ये सब सुनकर मिस्टर क्यू का खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपने काम पर लौटने को तैयार होता है। असिस्टेंट रोकता है, सर, उन्हें शायद आपकी असली पहचान का पता नहीं, रियल आइडेंटिटी मत बताइए अभी, जब पता चलेगा तो वो खुद समझ जाएंगी। इधर यूरी घर लौटती है और अपने सौतेले पिता की पोल खोल देती है। स्टेप मॉम गुस्से में पिता को थप्पड़ों और लातों से पीटने लगती है। ये सब देखकर यूरी को भारी संतोष होता है। उधर जिनशी फेंग के कानों में जहर भरती है। सब कुछ यूरी की वजह से हुआ है, वो मुझसे माफी मांगने ही नहीं आ रही। फेंग बोलता है, मैं उसे लाकर ही रहूंगा, वो तुमसे माफी मांगेगी। यूरी फिर कोई प्लान बनाती है ताकि फेंग उसे किस कर ले, लेकिन मिस्टर क्यू समय पर आ धमकता है, तुम क्या करना चाहती हो? वो तुम्हारे साथ इतना गलत करता है, फिर भी उसके बारे में सोच रही हो? यूरी कहती है, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। मिस्टर क्यू गुस्से से चीखता है, मैं तुम्हारी बात क्या समझूं? मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, मेरी बात मानो। कहकर वो गुस्से में चला जाता है। यूरी को बुरा लगता है, वो उसके ऑफिस के बाहर भटकने लगती है। तभी असिस्टेंट आता है, आप अंदर जा सकती हैं, मिस्टर क्यू इंतजार कर रहे हैं। यूरी ऑफिस में घुसती है और मिस्टर क्यू को देखकर दंग रह जाती है। उसे एहसास होता है मिस्टर क्यू ही मिस्टर क्यू है, इस पूरी कंपनी का बड़ा बॉस। हैरानी से वो बोलती ही नहीं। मिस्टर क्यू कहता है, अब से किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वो उसे गले लगा लेता है, किस करता है और आखिरकार दोनों का पैचअप हो जाता है। अब जिनशी की असलियत खुल जाती है। वो अपनी सारी चालाकियां सबके सामने बयान कर देती है। उस दिन मदद यूरी ने की थी, मैंने नहीं। फेंग को सब पता चल जाता है। जिनशी एक नंबर की धोखेबाज निकलती है। फेंग फिर यूरी को अपने करीब लाने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी उसकी बात टाल देती है और मिस्टर क्यू के साथ चली जाती है। मिस्टर क्यू सबके सामने घोषणा करता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आज के बाद इसे छूने की हिम्मत मत करना। यूरी को लेकर वो चला जाता है। रात दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट मोमेंट्स बिताते हैं। अगले दिन जिनशी बदला लेने के लिए गुंडों को भेजती है। वो यूरी को किडनैप करवा देती है और उसके साथ बुरा करने की साजिश रचती है। सही समय पर मिस्टर क्यू पहुंच जाता है, गुंडों से भिड़ता है और यूरी को बचा लेता है। फेंग भी आता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। हॉस्पिटल में यूरी फेंग को देखकर चिढ़ती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो इसे नहीं बुलाया। मिस्टर क्यू कहता है, रहने दो, तुम मेरे साथ चलो। यूरी को लेकर वो निकल जाता है। फेंग बार बार कोशिश करता है यूरी को वापस गर्लफ्रेंड बनाने की, लेकिन वो उसकी तरफ भौं भी नहीं हिलाता। यूरी और मिस्टर क्यू घर लौटते हैं तो एक गिफ्ट मिलता है। खोलते ही अंदर हॉट सी ड्रेस निकलती है। यूरी हैरान, लेकिन मिस्टर क्यू उत्साहित हो जाता है, इसे पहनो ना, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसी लगोगी। यूरी हंसते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मिस्टर क्यू जिद करता है, करना ही पड़ेगा। यूरी नहाने चली जाती है और बुदबुदाती है, इसे चैन नहीं मिलता, कल रात ही तो सब किया था, फिर इतनी भूख कहाँ से? लेकिन मिस्टर क्यू आता है, उसे किस करना शुरू कर देता है। दोनों किसिंग में खो जाते हैं। अगले दिन ग्रैंड पार्टी है, जहाँ मिस्टर क्यू की पूरी फैमिली आने वाली है। वहाँ कंपनी बॉस की आइडेंटिटी रिवील होने वाली है। यूरी की सौतेली बहन भी वहाँ है। वो मिस्टर क्यू को फंसाकर कंपनी पर कब्जा जमाना चाहती है और अमीर घराने में घुसना चाहती है। उसकी कजिन भी आती है, मिस्टर क्यू को देखकर खुश हो जाती है और लाइन मारने लगती है, लेकिन वो मिस्टर क्यू नहीं, कोई और निकलता है। उसी के साथ वो पूरी नाइट स्पेंड कर लेती है, प्यार की मस्ती में खोकर। इधर यूरी और मिस्टर क्यू उसी पार्टी में एंट्री मारते हैं, क्योंकि चीफ गेस्ट कोई और नहीं, मिस्टर क्यू ही है। यूरी अभी भी थोड़ी नाराज है, तुमने मेरे साथ वो सब देखा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर क्यू मुस्कुराते हुए कहता है, डार्लिंग, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, माफ कर दो ना। यूरी का दिल पिघल जाता है और माफ कर देती है। दोनों पार्टी के अंदर घुसते हैं। वहाँ यूरी की सौतेली बहन चिल्लाती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो मिस्टर क्यू से मिल चुकी हूँ, अब वो मेरा है। तभी स्टेज पर नकली मिस्टर क्यू आता है, लेकिन असली राज खुल जाता है। मिस्टर क्यू ही असली मिस्टर क्यू है, इस मेगा कंपनी का सुप्रीम बॉस। ये ऐलान सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबको पता चल जाता है कि मिस्टर क्यू किसी अमीर राजघराने का वारिस है, यहाँ का असली प्रिंस। उसकी आंटी मंच पर आकर सारी हिस्ट्री क्लियर करती है, बैकग्राउंड, पावर एंड वेल्थ सब। यूरी को बेहद खुशी होती है। उसकी फैमिली ने जो गलतियाँ की थी, उनकी सारी भरपाई हो गई। पिछली घटनाओं में यूरी को पता चल चुका था कि उसकी बायोलॉजिकल मॉम इस दुनिया में नहीं रही और ये सब स्टेप मॉम की साजिश थी। अब बदला पूरा हो गया। वो मुस्कुरा उठती है। मिस्टर क्यू उसे कोने में ले जाता है, घुटनों पर बैठता है और प्रपोज करता है, यूरी, मैं तुमसे शादी
शादी करना चाहता हूँ, मेरा जिंदगी भर साथ दो। यूरी हिचकिचाती है। तुम्हें पता है ना मैं शादी से क्यों डरती हूँ? वो आश्वासन देता है, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। एक दिन तुम मुझे स्वीकार कर लोगी। यूरी सहमत हो जाती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगले दिन यूरी अपने काम पर जा रही होती है, तभी फेंग रोकता है। मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में सब पता है। यूरी भरोसा करके उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन फेंग उसे किडनैप कर ले जाता है, जबरदस्ती करने लगता है और धमकाता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बदसलूकी पर उतर आता है। सही वक्त पर मिस्टर क्यू पहुंचता है, फेंग से भिड़ता है और यूरी को बचा लेता है। झगड़े में फेंग चाकू मार देता है। मिस्टर क्यू की हालत सीरियस लगती है। यूरी घबरा जाती है, लेकिन ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये सिर्फ ड्रामा था। मिस्टर क्यू बिल्कुल फिट है। यूरी रूम में घुसती है और गुस्से से कहती है, तुम मेरे सामने क्यों आए? मिस्टर क्यू हंसता है, तुमने तो कहा था शादी करोगी, अब पीछे हटना मुश्किल। वो रिंग पहना देता है और दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है। मिस्टर क्यू की ताकत से यूरी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। अब यूरी अपनी मॉम से मिलने, उनकी एशेस लेने बाहर जाने वाली होती है। मिस्टर क्यू साथ चलता है, तुम मॉम से मिलने जा रही हो ना, चलो उनके लिए स्पेशल गिफ्ट ले आएं। यूरी पूछती है, क्या मतलब? वो शरारत से कहता है, क्यों ना एक ग्रैंड चाइल्ड प्लान करे, बेबी बनाए। दोनों फिर रोमांस में डूब जाते हैं। किसेस और इंटीमेसी की बौछार हो जाती है। यही ड्रामा का शानदार एंड हो जाता है। सारी गलतफहमियां दूर, प्यार जीत गया। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक ठोकना, शेयर करना और कमेंट्स में बताना मत भूलना। थोड़ा इंतजार करो, जल्द ही नई धमाकेदार स्टोरी लेकर आते हैं। सब्सक्राइब कर लो।